और आज हम पहुंचे बुलंदशहर के स्याना गांव में। जी हाँ, आप जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुजन क्रांति स्तंभ है। ये स्तंभ कोई ऐसा वैसा स्तंभ नहीं है साथियों। अगर इस स्तंभ को आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं ये स्तंभ आपको याद दिलाएगा भीमा कोरेगांव की। जी हाँ, भीमा कोरेगांव का इतिहास आप सभी भूले नहीं होंगे। जिस तरह से अगर मैं भीमा कोरेगांव के इतिहास की बात करूं तो जिस तरह से मात्र 500 की संख्या में महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था और उनके इस तरह से टुकड़े किए थे कि वो टुकड़े उनके आज इतिहास बनकर बहुजन समाज का सीना चौड़ा करने का काम करते हैं। और उसी कड़ी में साथियों जिस तरह से आप ये बहुजन क्रांति स्तंभ देख रहे हैं, ये वो स्तंभ है, ये उन सूरवीरों की याद में बनवाया गया है जो 2 अप्रैल के आंदोलन में जो बहुजन समाज के 12-13 युवा शहीद हुए थे। और उन्हीं शहीदों को आदरांजलि देने के लिए, उन्हें लगातार याद करने के लिए इस बहुजन क्रांति स्तंभ का निर्माण किया गया। ये जो हमारा टेंट वाला है वो अपनी यहाँ पे टेंट लगा रहा था, कुर्सियाँ लगा रहा था, उसको थाने में बुलाकर धमकाना, उसको अंदर करने की धमकी देना और टेंट उखाड़ देना और हमारे लोगों को इधर उधर से धमकियाँ दिलाना और हमारे इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको धमकाना, उनकी छुट्टी कैंसिल करना, ये करना, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य इस योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि ये न केवल एक अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज की बेइज्जती है बल्कि पूरे देश के नागरिकों की बेइज्जती है, क्योंकि जो परमिशन में है मांगा गया है वो ध्वजारोहण की परमिशन मांगी गई है और जिसके लिए पहले से ही आदेश निहित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी के। तो ध्वजारोहण की परमिशन ना देना तो पूरे देश के लोगों की भी एक बेइज्जती है, एक इंसल्ट है, ना केवल अम्बेडकरवादी समाज की इंसल्ट है। तो इस रवैये के विरुद्ध हमें न्यायोचित कदम उठाने चाहिए, जैसा कि रूपराम जी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुख्यमंत्री को लाखों की संख्या में हमें लिखने चाहिए लेटर। और मैं बहुजन समाज के सभी आंदोलनकारियों को आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ज़िंदगी में भविष्य में कभी वोट ना दें और इनको पूरा हरवाने की कोशिश करें, चाहे किसी को भी जितवाएं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है इनको तो बिल्कुल हरवाने की कोशिश करें और इनके जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनका घेराव करें यदि वो गांव में आते हैं। भाई, हमारे हकों के रिप्रेजेंटेटिव आप हो, हमें हक दिलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव हमारे आप हो, तो आप अगर हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको रहने का क्या हक है इसमें। 131 हमारे एमपी हैं, कितने 1100 से ज़्यादा हमारे एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, तो कर क्या रहे हैं। एक बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। मैं सबसे पहले तो मैं रूपराम जी को और उनकी टीम को, कृष्ण स्वरूप जी को और जितने भी हमारे साथी हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा स्तंभ, इतना अच्छा एक स्मारक यहाँ पे इन्होंने गांव के अंदर बनाया है। और इसमें आज नहीं तो कल यहाँ पे, जैसा कि माने साहब ने कहा कि यहाँ पे जमावड़ा लगेगा, हमारा समाज यहाँ पर आएगा और हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ करेंगे। परमिशन लेके भी करेंगे, अगर नहीं परमिशन देंगे तो बिना परमिशन के भी करेंगे, धक्काशाही भी करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। मैडम, आप तो साहब के साथ लंबे समय से रही हैं, तो डीजीपी रहे हैं, आप कल से यहाँ पे हैं जी। क्या फील किया आपने, क्या अनुभव किया? खराब लगा? बहुत खराब लगा मुझे। 70 साल के आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं, अमृतकाल में हम चल रहे हैं, लेकिन बहुजनों की आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। इतना बड़ा एशिया का ये स्तंभ बना है। किसी भी आंदोलन में, जितने भी आप देखिए देश भर में जाट आंदोलन हुए हैं, कितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी में 13 क्रांतिकारी शहीद हुए हैं? नहीं हुए हैं। ये पहला ऐसा स्मारक बना है एशिया का जिसमें हमारे 13 आंदोलन करते हुए क्रांतिकारी शहीद हुए जी। तो मुझे बहुत दुख है। अगर मतलब झंडे के लिए, तिरंगे के लिए तो ये परमिशन दे सकते हैं, और जब हम लोग तिरंगे का ही परमिशन मांगा था, मांगा वही और था, वो है भी है। और शहीदों को अगर हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिनके बच्चे कारगिल में और शहीद हुए हैं, अगर उनको हम उनके परिवार को हम सम्मानित करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? उसके लिए भी हमें ये प्रशासन मना करेगा क्या? मोदी जी तो खुद कहते हैं कि आर्मी पे जो हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ते हैं, अगर उनका परिवार यहाँ है, अगर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या कर रहे हैं? रूपराम जी, तो क्या आप सबको लिखेंगे चिट्ठी? जी, मैं तो लिखूंगा। मैं तो लिखूंगा। आप नहीं ना, पूरा कमेटी है ना। मैं तो सबसे कहता हूँ, हाँ पूरी कमेटी, मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ पोस्ट कार्ड भेजें, जो और भी पढ़ें और लोग भी पढ़ें, पोस्ट कार्ड में भेजें सब लोग। 15-15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजें सबके। जरूर लिखिए सामने आकर के अंतरदेशीय कार्ड, पोस्ट कार्ड जरूर लिखिए। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन, और हम लोग सब दूर दूर से यहाँ आए हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं, नागपुर से आए हैं, कोई यूपी से बहुत दूर दूर से आए हैं लोग।
और यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने कहा कि पूरा टेंट उखड़वा दिया गया है, खाने में टेंट लगा हुआ तो वहाँ भी उखड़वा दिया है, और यहाँ का थानेदार, एसडीएम और एसएसपी जी किसी ने मतलब कार्यक्रम होने ही नहीं दिया। जी तो दलितों की आज़ादी पूरी है या आधी है, सोचना आपको है। जरूर पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को जरूर पत्र लिखिए कि ये आज़ादी दलितों की भी आज़ादी है कि सिर्फ किसी और के लिए है। लेकिन अगर प्रशंसक के तौर पर या किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है, उसके अच्छे काम की प्रशंसा करते वक्त हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए। चाहे हम किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या उसको कितना भी पसंद करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व भी क्यों ना करते, क्योंकि अच्छा काम अच्छा है, उससे हमें सीखना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, एक बहुत अच्छा संदेश दिया। अभी जिस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं आकाश आनंद जी भोपाल से लेकर अभी राजस्थान में भी उनका 16 तारीख से रोड शो है, वो लगातार कई दिन रोड शो करेंगे। तो इस तरह के जब अच्छे काम होंगे तो कहीं ना कहीं समाज भी जुड़ेगा और दूसरे लोग उनको देखकर एक सीख भी लेंगे और उनकी प्रशंसा भी करेंगे। तो आज जरूरत है जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे, चाहे वो पक्षी हो या विपक्षी हो, उससे सीख ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वो समानतावादी है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, देश की जनता के लिए काम कर सकता है, तो उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, चाहे वो कोई बहुजन समाज का हो या अन्य हो। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो चाहे फिर वो राहुल गांधी बन जाए या अन्य कोई बन जाए, मैं नहीं मानती कि देश का उद्धार होने वाला होगा। क्योंकि जिस तरह से लोगों को एक सपना दिखाया गया था 2014 में कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, की मोदी से तो अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन आज वर्तमान में अगर उठाकर देखें, मैं कहती हूँ कि मोदी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितने सरकारी संस्थानों को ठप किया गया है, जितना युवाओं को बेरोजगार किया गया, जितना बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, शायद पिछले 70 सालों में कांग्रेस के साथ। देखिए धर्म कहाँ मजबूत हो रहा है, धर्म मजबूत नहीं हो रहा है गजेंद्र जी। आज जो मजबूत हो रहा है वो सांप्रदायिक मजबूत हो रहा है, वो गुंडागर्दी मजबूत हो रही है। आज जो 2 टके के गमछा डाल के जो लोग चिल्लाते हैं कि भारत माता की जय, जय श्री राम, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, आज वो मजबूत हो रहा है। और वो भी कैसे मजबूत हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये राजनीतिक लोग सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं। कल को जो आपके ऊपर लाठियां पड़ेंगी, कोई भी नेता आपको मोदी शोध उठाने नहीं आए। आते रहते हैं कि बीजेपी वाले ये संविधान विरोधी हैं, योगी जी को कितना आप लोग कर रहे थे, योगी जी कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा। देखिए ये राजनीतिक स्टेटमेंट है। मैंने कहा कि जितने भी तमाम नेता हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ये सिर्फ संविधान की बात करते हैं, संविधान की शपथ ले लेते हैं, लेकिन सही कभी पहले सुनने को आप कह रहे हैं ना कि मैं पाखंडवाद को नहीं मानता। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर संविधान, जी मैं मानती हूँ, अगर संविधान से देश चलता, जब भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद होने के बाद एक कानून बना था, वो कानून ये था कि जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें इस भारत देश में है वो छेड़ी नहीं जाएंगी, वो जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन हमने देखा पिछले साल जिस तरह से तांडव मचा अयोध्या मंदिर को लेकर, आप सबने देखा किसको दे दिया वो, जबकि सबूत उनके फेवर में नहीं है, सबूत उनके फेवर में नहीं है। संविधान, मैं वही तो कह रही हूँ ना, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर, संविधान उसकी वो नहीं देता है परमिशन, और किसी भी जो ऐतिहासिक धरोहर उसको तो छेड़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने दिया। और अभी ज्ञानवापी उदाहरण के तौर पर, अभी ज्ञानवापी किस तरह से क्या हो रहा है, और जो वहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो हिंदू लोग अपनी वो कर रहे हैं कि ये हिंदू का शिवलिंग है। अरे मूर्ख हो, ये हिंदू का शिवलिंग नहीं है, ये बौद्ध स्तूप है। ये बौद्ध स्तूप रहे आज से 2500 वर्ष पहले देखिए, उससे पहले देखिए, तमाम ऐसे बौद्ध स्तूप बने हुए हैं जो शिवलिंग की आकृति के हैं। इन्होंने उस बौद्ध स्तूप की आकृतियों को ग्रहण करके शिवलिंगों की स्थापना की। बौद्ध मठ मानती हैं आप भी? बिल्कुल बौद्ध मठ है ये बिल्कुल खुले तौर पर, जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तथ्यों के आधार पर दिखाया, तमाम साहित्यकार कहते हैं, जो हिस्ट्री के जानकार है वो कहते हैं, और इतिहास भरा पड़ा है इनसे, कि जो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ना तो ज्ञानवापी मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर है, बल्कि वहाँ पर बौद्ध स्तूप है।